दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है ये आरज़ू। गीतकार मनोज मुंतशिर का ये गीत आपने और हमने सभी ने बेहद पसंद किया। जब जब इस वतन की मिट्टी के लिए कुछ लिखा गया, तब तब वो आपकी और हमारे दिलों को छू कर निकला। और हो भी क्यों ना, इस वतन की मिट्टी की बात ही कुछ ऐसी है, जो एक बार इससे जुड़ गया वो इसी का होकर रह गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आप पहुंचे हैं बुलंदशहर के तहसील सियाना में। यहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज डॉक्टर प्रवीण कुमार राणा से, जो न सिर्फ इस वतन की मिट्टी से प्रेम करते हैं, बल्कि इस मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक स्टार्टअप भी शुरू किया है। इस स्टार्टअप के जरिए वो ऐसा क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए यहाँ से सीधे चलेंगे गाँव नरसेना में। तो चलिए फिर। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। प्रवीण जी, मैम आपका स्वागत है गांव नरसेना और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। आइए मैम। मैं हालांकि आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हिंट दे चुकी हूँ अपने व्यूअर्स को कि आप क्या करते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दें। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, गांव नरसेना तहसील सियाना जिला बुलंदशहर का मैं रहने वाला हूं। मैं सन 2014 से ही कार्य कर रहा हूं। मेरी प्लांट ब्रीडिंग में मेरी PhD है और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं मिट्टी से पहले से ही जुड़ा हुआ हूं, किसान का बेटा हूं, कि मैं कोई नई खोज करूं। मैं तो इस तरह से मैं अभी समय गाय से मैं जो किसानों से गोमूत्र परचेज करता हूँ 10 से 20 रुपये लीटर, और मैंने कुछ नए फॉर्मूले डेवलप किए हैं। आइए रिंकी जी बैठिए और बैठकर बात करते हैं। तो अपने देश की मिट्टी से प्रेम करते हैं और गौ से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि गौ को माता कहा जाता है। तो ऐसा कुछ इजाद किया है इन्होंने कि दोनों को बेनिफिट हो। तो प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप जर्नी कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए मुझे? 2011 में मैंने सर्विस में साइंटिस्ट था, जो मल्टीनेशनल कंपनी में मैं एज ए साइंटिस्ट काम करता था। तो सबसे पहले मैंने 2011 से सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग स्टार्ट की मैंने। और सन 2014 से मैं गांव लेवल पर देखता था कि जो किसान हैं वो गाय का 2 से 3 बार दूध पीने के बाद में गाय को एज ए लावारिस जंगली पशु के रूप में वो छोड़ देते थे। फिर जब जंगली पशु बनकर गाय जो फसलों में नुकसान करती है, फसलों को खाती है, तो वही किसान जो उसका दूध पीता है फिर उसे मारता था। इधर से किसी किसान ने मारा, दूसरे के खेत में प्रवेश कर गई, दूसरे के खेत वाला मारता है, वो सड़क पर खड़ी हो जाती है। तो मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया। मैंने सोचा कोई ऐसा काम किया जाए जिससे गाय की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्वेशन किया कि पहले जो हवन होते थे उसमें 5 गव्वे एक प्रसाद बनता था, जिसमें गाय का दूध, गाय का दही, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इसमें 5 तत्वों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो प्रसाद के रूप में जो ब्राह्मण सभी को वो चाटने के लिए देता था। तो मैंने देखा कि ये जो गाय का मूत्र है, इस पर कुछ काम किया जाए। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी गौशाला डेवलप की। पहले घर वालों को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरह से ये काम करेगा, क्या करेगा, लेकिन मैंने हार ही नहीं मानी और मैं इस पर बढ़ता चला गया। मैंने एक ऑर्गेनिक की अपनी लैब डेवलप की। इस समय मेरी ऑर्गेनिक की लैब में कई सौ जड़ी बूटियों का संग्रह है,
तो मैंने कुछ नए नए फार्मूले बनाने शुरू किए जो फसलों के लिए स्पेशली मैंने काम स्टार्ट किया। और इस समय मैं किसानों से गोमूत्र परचेज करता हूं 10 से 20 रुपए लीटर, और उस गोमूत्र को परचेज करने के बाद में मैं अपनी लैब में स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद में मैंने कुछ फार्मूले डेवलप किए हैं जिसमें मैं ऑर्गेनिक पीजीआर बनाता हूं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाता हूं, ऑर्गेनिक फंजीसाइड बनाता हूं। और किसानों की जो मांग आई, क्योंकि जैसे गन्ने की जो फसल होती है एक समय बाद वो लंबाई पकड़ जाती है, उस समय उसमें स्प्रे नहीं हो सकता, तब किसानों का मानना ये था कि कोई दानेदार दवाई बन के तैयार हो। तो मैंने जड़ी बूटियां के काढ़े से और गोमूत्र के मिश्रण करने से मैंने एक दानेदार दवाई बनाई है जिसका किसान इस्तेमाल अपनी फसलों में कर रहे हैं, और हमें देखने को मिल रहा किसान इसमें बहुत खुश है। आपने बताया और आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक सोसाइटी को सर्व करने वाला जज्बा आपके अंदर मुझे दिखाई देता है। तो जब आप साइंटिस्ट थे और एक जॉब में थे, अमूमन लोग पढ़ लिख कर भले एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड आप रहे हैं, लेकिन तब भी जॉब जो है काफ़ी सिक्योर माना जाता है। स्टार्टअप क्योंकि जब आप शुरू करते हैं बहुत दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे में सबसे पहले जब आप जॉब छोड़ के इधर आए तब घर वालों ने कितना आपको सपोर्ट किया, क्या रिएक्शन थी उनकी? देखिए 2011 तक मैंने सर्विस की। मैं करनाल में R&D हेड था और मैं कंपनी के लिए गेहूं धान पर काम करता, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग से मेरी PhD है। सबसे पहले मैंने फादर को बताया कि पापा जी मैं जॉब छोड़कर अपना एक सीड प्रोडक्शन का काम करना चाहता हूं। तो फादर ने मेरे से पिताजी ने मेरे से ये कहा, पापा जी ने, कि नहीं बेटे आपको PhD कराई है बड़ी मेहनत से हम लोगों ने, और यदि आप जॉब छोड़कर गांव में आ जाओगे तो इसमें हमारी इंसल्ट होगी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं पापा, सीड प्रोडक्शन का काम अच्छा काम है और मैं इसको अपने यहाँ पर काम स्टार्ट करूँगा। कुछ समय बाद हमारा क्षेत्र में नाम हो जाएगा और इस समय अपने क्षेत्र के किसानों को भी भला हुआ, क्योंकि हम किसानों को ट्रेंड करेंगे कि गेहूँ का सीड कैसे बनाया जाता है, या धान का सीड कैसे बनाया जाता है, या सरसों का सीड प्रोडक्शन हम कैसे कराते हैं। तो जगह जगह गाँव में हमने गोष्ठी कर करके लोगों को सिखाया कि सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाना चाहिए। फिर उनसे हम लोग सीड प्रोडक्शन फाउंडेशन सीड हम उनको देते हैं, और सर्टिफाइड सीड बनवाकर या कोई रिसर्च वैरायटी तैयार करवा के हम उनको बाई बैक कर लेते हैं और अपनी यूनिट पर हम लोग उसका स्टोर करते हैं। जब उसका सीजन स्टार्ट होता है तो उसको हम विधि सीड के नाम से हम लोग उसको मार्केट में पैक करा के हम लोग सेल करते हैं मैडम। तो जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि एक माइंडसेट बना हुआ है सोसाइटी में कि अगर लड़का जॉब छोड़ के वापस अपना कोई स्टार्टअप बिजनेस, वो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई फेलियर आ गया है इसलिए वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। तो शुरुआती चैलेंजेस क्या कुछ थे वो जो आपको फेस करने पड़े? सबसे पहले तो फादर को कन्विंस करना ही बहुत कड़ा पड़ रहा था, क्योंकि सर्विस छोड़ी, अच्छी इनकम थी, अच्छी सैलरी थी मेरी। तो लगभग मुझे 1 साल तो फादर को कन्विंस करने में ही लगा, पापा जी हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, पहले हम अपनी ही लैंड से ही हम सीड प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करेंगे, आप परेशान ना हो, धीमे धीमे हमारा मार्केट डेवलप होगा, और जब मार्केट डेवलप होगा तो हमारा क्षेत्र में नाम भी होगा और लोगों को हम रोजी रोटी भी देंगे, और इससे किसानों का भी भला होगा। तो मैडम बीच बीच में मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस फादर की तरफ से हुआ, और हमने थोड़ा सा एक काउंटर बनाया। काउंटर बनाने के बाद में एक छोटा सा हमने स्टोर, अपना एक गोदाम बनाया, और हमने यहाँ से काम स्टार्ट किया। लेकिन जो सोच लिया हमने एक बार आगे बढ़ने का, तो फिर मैंने बढ़ना शुरू किया कि नहीं कोई बात नहीं, हमें आगे काम करना है और इससे सभी का भला होगा, लोगों को रोजी रोटी, क्योंकि अपने क्षेत्र में कोई कंपनियां नहीं हैं लोगों को रोजी रोटी देने वाली। और मैं पहला एक ऐसा आदमी हूँ अपने क्षेत्र में जो हमने एक नई कंपनी अपनी लगाई, नया व्यापार काम स्टार्ट किया, जिससे कि लोगों को रोजी रोटी हम लोग देने लगे और लोग हमसे खुश होने लगे, और किसान का भी इसमें भला होने लगा। तो काफ़ी खुश हैं। और अगर मैं बात करूं कि आज अपने आप को इतने सालों में, पिछले 2-3 सालों में चैलेंजेस थे, लेकिन आज कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए मैम, मैं इस समय सर्विस छोड़ने के बाद मैं पूर्णतः मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस डिपार्टमेंट से मैं निकल कर आया हूँ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ कैंपस से मैंने PhD की थी, तो वहाँ पर जो फैकल्टी थी वो भी रात को लोग लैब में बैठ के 2-2 बजे कार्य करते थे। तो हमने वहाँ से अपनी ट्रेनिंग ली, वहाँ से हमने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, और मैं आज पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे एक तरह से पूरी मानव जाति का इसमें भला होगा मैडम, और घर वाले भी इस समय बहुत खुश हैं मैम। और यहाँ पर जॉब छोड़ने का एक अच्छा डिसीजन ये था कि इन्होंने अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार डेवलप किया है, दूसरे लोगों के लिए भी। तो अभी यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? मैम हम लोग लगभग 15 से 20 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो काम के ऊपर डिपेंड होता है कि कभी 2 बढ़ जाते हैं, 2 घट जाते हैं। मार्केटिंग हमारा अलग चल रहा है, और साथ में हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अलग है, सप्लाई चेन हमारा अलग है। इस तरह से हम लोग सीड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग का काम करते हैं मैम।
ये तो ये तो हुआ पूरा इनका स्टार्टअप जर्नी, कैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़े, और अभी जहाँ ये खड़े हैं वहाँ से कितना सेटिस्फाइड हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जो गौमूत्र से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं वो किस तरह से करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। तो अगर बात करें गौमूत्र की, तो वो आप कहाँ से खरीदते हैं? मैम पहले हम लोगों ने छोटी सी अपनी गौशाला डेवलप की, उसके बाद में इतना कलेक्शन हम लोग अपनी गौशाला से कर लेते थे। लेकिन इस समय हम लोग जो अपने आसपास के जितने भी किसान जो गाय को पालते हैं उन सब के यहाँ से हम लोग गौमूत्र का कलेक्शन करते हैं। इस समय इस दवा को हम कॉमर्शलाइज कर चुके हैं, तो अपने क्षेत्र के जो किसान हैं जो गाय पालन करते हैं उनसे हम लोग 10 से 20 रुपये लीटर तक हम लोग गौमूत्र परचेज करते हैं। किसान स्वयं हमें गौमूत्र देने भी आते हैं। जो बड़ी मात्रा में हमें गौमूत्र उठाना पड़ता है 500 लीटर 1000 लीटर, तो वो व्यवस्था हम लोग ट्रांसपोर्ट की करते हैं और ला के अपने यहाँ पर गौमूत्र को स्टोर करके हम लोग दवाई बनाते हैं। मैम तो इधर आपकी लैब टेस्ट है। हाँ, ये हम लोगों ने लैब डेवलप की हुई है, ऑर्गेनिक की लैब, जिसमें हम गौमूत्र को टेस्ट करते हैं और जो जड़ी बूटियों से जो हमारे पास काढ़ा बना के हम लोगों ने संग्रह किया हुआ है तो हम उसमें टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमको ये तक अब टेस्टिंग के बाद मालूम पड़ चुका है किस जड़ी बूटी में सल्फर की मात्रा ज़्यादा है या किस जड़ी बूटी में जिंक की मात्रा ज़्यादा है। उसी हिसाब से हम लोग रेशो को हम आगे पीछे करके हम लोग अपने फार्मूला को सेट करते हैं और दवाई बनाकर हम लोग तैयार करते हैं। आइए मैम, तो बिल्कुल जान लेते हैं आप किस तरह से टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो प्रवीण जी, ये क्या कुछ रखा हुआ है, ये भी क्या टेस्टिंग के लिए ही काम आता है? देखिए मैम, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि ये हमारा प्योर गौमूत्र है जो हम किसानों से परचेज करते हैं। इस समय जिला प्रशासन भी इसमें हमारी हेल्प कर रहा है और आगे हम लोग जिला प्रशासन की जो गौशालाएं हैं उनसे भी हम लोग गौमूत्र परचेज करेंगे 10 से 20 रुपये लीटर। अब बात आती है 10 से 20 रुपये लीटर की किस तरह से। देखिए, दो तरीका होते हैं गौमूत्र, या तो गौमूत्र को हम पीछे से कलेक्ट करें या हम लोगों ने गौशालाओं में फर्स्ट डेवलप किए हुए हैं जहां पर हमने 50-50 लीटर के ड्रम दाबे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि यदि हम लोग फर्स्ट के द्वारा जो गौमूत्र का कलेक्शन होता है डिब्बे के द्वारा, उसमें कुछ फाइबर्स होता है जिस केवल उसको हम फिल्टर करने के बाद में, क्योंकि पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं होता, उसके रेट हमने 10 रुपये लीटर रखे हुए हैं। लेकिन जो किसान भाई पीछे से गौमूत्र का कलेक्शन करते हैं जिसकी ग्रेविटी, जिसके हम टेस्ट करते हैं, जिसकी ग्रेविटी 31 आती है, उसको हम 20 रुपये तक की भी रेट देते हैं, क्योंकि हमने अपने फॉर्मूला 25 ग्रेविटी पर सेट किए हुए हैं। जिस गौमूत्र की ग्रेविटी 25 आएगी उसको हम 15 रुपये लीटर का हम लोग उसका रेट देते हैं। इस तरह से हम किसानों को, अब इस समय किसान बहुत खुश है क्योंकि वो दूध भी बेचता है अपना और साथ में वो हमको अपना गौमूत्र भी बेचता है, जिससे कि उसकी कंडीशन भी अच्छी होगी और वो गाय को कभी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि पहले क्या होता था, गाय को वो या पशु को अपने ऊपर लोड मानता था। 4 से 5 बार बच्चा देने के बाद में बच्चा देना गाय बंद कर देती है, वो किसान पर एक लोड हो जाता है कि जिससे कि अब चारा कहाँ से हम खिलाएं। मेनली इसका एक रीजन ये था कि इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, हर किसान आदमी ज्वार हो बाजरा हो, जो चारे के रूप में जो फसलें होती हैं उनमें हम हैवी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पशु उसे खाने के बाद में वो एक तरह से उसके अंदर बांझपन दिखाई देता है और गाय बच्चा देना बंद कर देती है और वो पशु पर लोड हो जाता है। इसी तरह से देखिए, ये इस समय हमारे पास में प्योर गौमूत्र है जिसकी ग्रेविटी 31 है और हमारे पास, जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि हमारे पास लैब में कई सौ जड़ी बूटियों का संग्रह है। जड़ी बूटी जो इस समय हार्ब, जिनको हम कह सकते हैं वनस्पति कह सकते हैं, सड़कों पर किनारे पे खड़ी हुई है, हमने अपनी लैब में रिसर्च करके हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमको ये मालूम हो चुका है कि यदि हमें सल्फर की मात्रा अपनी दवाई में बढ़ानी है तो किस जड़ी बूटियों का काढ़े को हम ज़्यादा मात्रा में उसमें मिलाएं, या जैसे अब धान की फसल का सीजन स्टार्ट होने वाला है उसको जिंक की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो ऑर्गेनिक जिंक हमको ये मालूम हो चुका है कि इस जड़ी बूटी में मैडम जिंक की मात्रा ज़्यादा है, जिससे कि इस जड़ी बूटी को हम मिलाने पर जो हमारी ऑर्गेनिक दवाई है वो बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर में आप किस तरह से तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ डालते हैं? जैसे मैं बता रहा था, ये गौमूत्र है, ये हमारा जड़ी बूटियों का काढ़ा है। दोनों को मिश्रण करने से हमने जो ये बोतल बनाई जिसके अंदर ये दवाई है, ये इसकी दवाई मैं बीकर में दिखाना चाहता हूँ मैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करती है। दूसरा, ये इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट को मैनेज करती है। कारण क्या होता है कि जब हम किसी पॉइजन का इस्तेमाल, सिस्टेमिक पॉइजन का मैडम हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे के इम्यून सिस्टम को वीक करता है। ये हमारी दवाई पौधे के अंदर, क्योंकि गौमूत्र क्या है, वो भी एक सिस्टेमिक पदार्थ है,
उसके अंदर अपने तत्व तो है ही हैं, और हम लोग जड़ी बूटियों के द्वारा जो तत्वों को उसके अंदर सीक्रेट करते हैं, उसके अंदर मिलाते हैं, तो सारे तत्वों को लेके पौधे के अंदर चला जाता है। वास्तव में जितनी बड़ी मात्रा में पौधे को आवश्यकता होती है जिन तत्वों की, तो वो ऑर्गेनिक पदार्थ के रूप में ये गोमूत्र उन पदार्थों को पौधों के अंदर पहुंचा देता है, जिससे कि उसका विगर या उसका कलर, जिसकी जो प्लांट होता है जिस पर ट्रिलिंग हो गई या नंबर ऑफ द ब्रांच ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैडम, कि जो गोमूत्र है उसमें ऑलरेडी साइटोकाइनिन हार्मोन्स पाया जाता है जितना पौधे को आवश्यकता होती है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स का मतलब होता है कि पौधे के अंदर वो फ्लावर की संख्या, पुष्प की संख्या बढ़ाता है। यदि किसी पौधे के अंदर फूलों की संख्या बढ़ेगी तो फ्रूट सेटिंग अच्छी हो जाएगी। जो किसान हमारी दवाई का प्रयोग कर रहे हैं वो कहते हैं कि डेली तोड़ाई शुरू होगी, यानी पिकिंग जो होती है, जैसे गार्ड्स वाली फसल हो गई, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, आलू क्या नाम है, ये ब्रिंजल हो गया, बैंगन हो गया, या भिंडियों के अंदर हम देख रहे हैं कि तोड़ाई जो है हमारी डेली स्टार्ट हो जाती है। इससे किसान बहुत खुश है। और क्योंकि ये दवाई हमारी जहर नहीं है, ये एंटी फंगल और एंटी इंसेक्ट काम करती है। ये इंसेक्ट को और डिजीज को मैडम मैनेज करती है। 4 से 5 दिन के अंदर हम देखते हैं कि जो पौधे के अंदर किसी भी प्रकार का जो कीड़ा होता है वो मैनेज हो जाता है, या किसी प्रकार का जो रोग है वो भी इससे मैनेज हो जाता है। और क्रॉप में एक फसल के अंदर एक अलग ही ग्रोथ दिखाई देती है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये दवाई हमारी 100% कारगर है और किसान इससे बहुत खुश है इस समय। और जो कृषि विज्ञान केंद्र है मैम बुलंदशहर में, उसने भी इसको रिकमेंड किया है। और अभी हमसे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, उसने भी दवाई को परचेज किया है, और उस दवाई को मैडम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने किसान को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इस समय किसान मैडम बहुत खुश हैं। जैसे कि मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको कि किस किस चीज का मैं इस्तेमाल करता हूं। देखिए इधर देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये हमारे पास चिरायता है, तो जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसका हम इस्तेमाल, इसको हम गोमूत्र में मिलाते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं, और इसका काढ़ा उसके अंदर गोमूत्र के अंदर चला जाता है। चिरायता का ये एक दवाई है। ये पशुओं के लिए भी यूज करते हैं इसको, और अपने मनुष्य भी इसे यूज करता है, लेकिन अपनी दवाई में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और बताना चाहता हूं मैडम मैं आपको, कि जैसे केमिकलाइज्ड, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये पौधे के अंदर ग्रोथ हार्मोन का काम करता है, या नाइट्रोजन भी ग्रोथ हार्मोन काम करता है। जो किसान अत्यधिक मात्रा में इन हार्मोन्स को देते हैं, उनका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में भी देखने को मिलता है। लेकिन हमारी खोज क्या कहती है कि जो मंडियां हैं, जो फ्रूट्स जाता है वो सड़ जाता है, बेकार है, वो किसी के मतलब का नहीं है। हम उन फ्रूट्स को वहां से कलेक्ट करते हैं और अपने गोमूत्र में बॉईल करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो फ्रूट के अंदर प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाती है। एक पीले फूल वाली घास आती है, यदि किसी के थनैला हो जाता है पशु के, तो इसके पत्तों की चटनी बना के उसको लेप लगा दिया जाए, तो थनैला भी एक बैक्टीरियल, हम कह सकते हैं एक बीमारी है, और चटनी बनाकर हम उसको लेप कर देते हैं, तो बीमारी दूर हो जाती है। तो ऐसी दवाई का प्रयोग भी हम अपनी दवाई बनाने में हम लोग कर रहे हैं, ऐसे पौधे का भी। दूसरा, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। जब इसका हम पौधे का इस्तेमाल अपनी दवाइयों में करते हैं तो नीलगाय भी खेत के अंदर नहीं आती, जो किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं थी कि जो नीलगाय खेतों में नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमारी दवाई का प्रयोग करने के बाद में 10 से 15 दिन तक नीलगाय उसमें नुकसान नहीं पहुंचाती। जो कबूतर होता है, जंगली कबूतर, और एक पालतू कबूतर होता है, जो हम देखते हैं गाँव में लोग पालतू कबूतर के आज भी शौकीन हैं, उनकी हम बीट लेते हैं उनसे, या हम कह सकते हैं जो मुर्गा फार्म हमारे आसपास खुले हुए हैं उसके खाद का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो कबूतर की जो बीट होती है, जिसको हम लैट्रिन कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम दवाइयों में करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5% नाइट्रोजन, 6% फास्फोरस और 6% पोटास पाई जाती है। ये हमारे पास में जो मुर्गे फार्म होते हैं उनका हम खाद जितना भी होता है सबको परचेज करते हैं, और इनका काढ़ा गोमूत्र में मिलाने के बाद में हम लोग अपनी दवाइयों में प्रयोग करते हैं। तो हमने अपने ही फॉर्मूले इसमें डेवलप किए कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है केंचुआ की खाद, और उसमें हम लोगों ने शुगर मिल से हम लोग मैली भी परचेज करते हैं, उसके अंदर सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। ये सब हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, और एक हमने दानेदार पाउडर बना के तैयार किया है जो 100% ऑर्गेनिक है। जिस तरह से जो लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने को ही लेकर हो रही है, तो जब हमारा खान पान सुधरेगा तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिजीज भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये तो बात रही उन चीज़ों की जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में। तो एक बार अंदर चल के आप हमें दिखाएंगे कि टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। तो ये आपका टेस्टिंग लैब है जहां आप टेस्ट करते हैं, तो क्या कुछ इक्विपमेंट्स हैं आपके पास यहाँ पर टेस्टिंग के लिए? हम जड़ी बूटियों से हम लोग काढ़ा निकाल कर हमारे पास अलग अलग रखे हुए हैं, और उसके बाद में हम लोग गोमूत्र लेते हैं, और जो हमारा रेशो उसमें हम टेस्ट करते हैं। इसके अंदर जैसे ब्यूरेट है तो उसमें हम काढ़ा भर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कलर में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो हम अपनी टेस्ट ट्यूब में जो ब्यूरेट होता है ड्रॉप डालकर, उसमें हर ड्रॉप से आपको कोई ना कोई उसके अंदर वेरिएशन दिखाई देगा, जिसमें हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि जिंक
या आयरन या कैल्शियम या फास्फोरस या पोटास किस में कितने % होता है, तो हम उसकी भी हेल्प लेते हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो आपको ये लैब सेटअप में या आपके स्टार्टअप को शुरू करने में कितनी कुछ सहायता ली है आपने गवर्नमेंट की? नहीं, अभी मैंने गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं ली, लेकिन इस समय गवर्नमेंट मुझे सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका मानना है कि जो हमारा मॉडल है इससे गाय की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और जो ऑर्गेनिक जो बोलते हैं मुझे ऑर्गेनिक की जो क्रांति है असली, उसका इससे जन्म होगा। इसलिए जिला प्रशासन भी पूर्णतः हमारे इसमें हेल्प कर रहा है इस समय। ये अभी हमने अपने ही पैसे से इस चीज़ को डेवलप किया हुआ है, और जो हम लोग दवाई सेल करते हैं जो उससे अर्निंग होती है उसका भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमने प्रॉपर आपसे जान लिया है कि किस प्रोसीजर से आप गुजरते हुए और फाइनली मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, और अभी मार्केटिंग के बारे में प्रवीण जी से जानेंगे, साथ ही जानेंगे किस तरह से पैकेजिंग होती है, और भी बहुत कुछ अभी बाकी है। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हमारे एक जिला विकास अधिकारी हैं माननीय नेमा जी, उनके द्वारा डॉक्टर प्रवीण जी के साथ वो आए। प्रवीण जी एक दवा बना रहे हैं जो गौमूत्र से इनकी बनती है, तो इन्होंने हमें बताया कि हम 10 रुपये लीटर गौमूत्र ले सकते हैं, और 10 रुपये लीटर गौमूत्र लेंगे, उससे दवा बनाएंगे तो हमारी गायों के भरण पोषण के लिए वो धनराशि बहुत अच्छे से काम आ सकती है। इसलिए हमने यहाँ व्यवस्था करी, ये जो हमने सेट बनाया है इसमें हम ये गायों का गौमूत्र, हमने ये ड्रम लगाए हैं, इसको पक्का करके यहाँ गाय रहती हैं और इनका टॉयलेट इसमें जाता है, और उसको हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम निकाल देते हैं, और इसमें भी कपड़ा लगाते हैं सूती, उसमें 6 तय करके उसको छानते हैं, और उसको छानने के बाद एकदम ये साफ़ हो जाता है, और उसको हम एक ड्रम में कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद 10 रुपये लीटर में हमारे डॉक्टर साहब प्रवीण जी इसको ले लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने गौशाला के गौमूत्र से होने वाली आमदनी के संबंध में हमें अवगत कराया, और उन्होंने ये गोवंश आवारा पशु और गोवंश जैसे किसानों के जो मन हटता चला जा रहा, तो इन्होंने इनकी आमदनी के सब्जेक्ट में बताया कि इनके भाई गौमूत्र भी इतना कीमती है, अगर आप गौमूत्र से भी गौमूत्र भी कलेक्ट करें तो भी गाय पालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने डॉक्टर प्रवीण जी नरसेना से सुपर वर्मी और नेक्टर दवाई सारी लगाई है, बहुत अच्छा फायदा हुआ और अच्छी फसल हुई है। तो मैं तो औरों से भी ये कहूँगा कि इसी दवाई को यूज करें। इनको काफ़ी समय से मैं गौमूत्र बेच रहा हूँ, उससे मेरी आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। मैंने अपने गन्ने में सुपर वर्मी और नेक्टर का स्प्रे किया, जो कि अभी तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका देखने के लिए मिल रहा है। तो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग किस तरह से करते हैं आप? देखिए मैडम, जैसे हम लोगों ने जो फॉर्मूले बनाई, दवाई बना के तैयार की, पहले हम इस दवाई को अपनी R&D में यूज करते हैं, उसके बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट हम किसानों को देते हैं। जब किसानों से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाते हैं तो इस समय हम डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर लेवल पर मार्केटिंग कर रहे हैं। जगह जगह हम डेमो लगाते हैं, डेमो लगाने के बाद में वहाँ पर मार्केटिंग की तरह से कह सकते हैं कि मांग जनरेट करते हैं। जब हम अपनी दवाई को डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को देते हैं तो वहाँ से वो सेल होनी शुरू हो जाती है। जो नज़दीक के फार्मर हैं, जो हमारे यूनिट से जुड़े हुए हैं, वो हमारी यूनिट से आके ही उसको दवाई को परचेज करते हैं। जी, ये अभी ऑल ओवर इंडिया में आपकी सप्लाई है या अभी अपने पर्टिकुलर एरिया? मैम, हम कह सकते हैं हमारी जो इस समय दवाई अपने डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ तक हमारे पास जा रही है। ये मार्केटिंग का अपना अपना क्षेत्र होता है, जैसे हमारी लखनऊ में भी जाती है और आगरे तक हमारी दवाई जा रही है। अदर स्टेट में हम कह सकते हैं जैसे MP में जा रही है, राजस्थान में कोटा में हमारी दवाई जा रही है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं मैडम। तो चलिए अब आपसे पैकेजिंग भी समझ लेते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहे हैं। आइए मैम, ये हमारी मैन्युफैक्चर यूनिट है जहाँ पर हम दवाई बनाते हैं। कि अभी सब काम हमारा मैनुअली चल रहा है। जो ऑटोमेटिक मशीन आती है पैकेजिंग की, वो अभी हमारे पास नहीं है। सिंपल हम फार्मूला जो हमने लोगों ने बनाया हुआ है उसका हम रेशो लिखकर लेबर को दे देते हैं। और 200 लीटर के हमारे पास ड्रम है जिसके अंदर टंकी लगी हुई है, और हमारा लेबर का आदमी उसे घोल के तैयार कर देता है। और हम लोग जो पैकिंग साइज़ है 5 लीटर, 1 लीटर, 500 ml, 250 ml और 100 ml तक की हमारी पैकिंग साइज़ है। इसको पैक करने के बाद में हम डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर और फार्मर को हम लोग दवाई प्रोवाइड करा देते हैं। अगर मैं आपसे
जानना चाहूँ प्रवीण जी कि आपका जो स्टार्टअप को लेकर फ्यूचर विजन है वो क्या है? देखिए मैडम, मेरा जो फ्यूचर विजन है कि मुझे शोध कार्य करने का शौक है, और ये जो मैंने शोध कार्य की है, जो रिसर्च की है, वो इससे कि इस रिसर्च से पूरी गौ जाति और पूरी मानव जाति को फायदा होने वाला है, क्योंकि ये शोध कार्य ऑर्गेनिक को लेके है। जो किसान भाई रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस शोध कार्य के द्वारा जो हमने दवाई डेवलप की है, यदि वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो ऑर्गेनिक होगा, जिससे पूरी मानव जाति उसका सेवन करेगी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो रासायनिक कीटनाशक अथवा फफूंदीनाशकों के द्वारा पैदा होती हैं, तो वो नहीं होंगी और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा, पूरी मानव जाति बीमारियों से मुक्त हो जाएगी। मैम ये है। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर विजन है इनका स्टार्टअप को लेके अपने। मैं सबसे ये सवाल पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी प्रवीण जी कि एट लास्ट आप हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप के माध्यम से जो यूथ आज आपको सुन रहा है, देख रहा है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जो अपने देश का यूथ है, यदि हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो उनको ज़्यादा एग्रीकल्चर में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, जिससे कि एक एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री के रूप में जिसको हम खड़ा कर सकते हैं। इससे देश का भी भला होगा, यूथ को रोजगार भी मिलेगा, और एक तरह से यूथ जब पढ़ लिख कर एग्रीकल्चर में काम करेगा तो नई नई टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश करेगा, जिससे हमारे देश का और अपने जो किसान भाइयों का भला हो सकता है। और सभी से मेरी प्रार्थना है यूथ से कि वो एग्रीकल्चर से जुड़ें और एज ए इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में खड़ी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेहद अच्छा मैसेज आपने आज यूथ को दिया है, और बिल्कुल जो हमारा युवा पीढ़ी है उसको एग्रीकल्चर से जुड़ना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को ज़्यादा ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर, जब हम कृषि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश की ऐसी रीढ़ है। अगर हमारा एग्रीकल्चर ग्रो करता है तो वो देश की रीढ़ है। आप आर्थिक तरक्की करते हैं और देश की तरक्की के साथ ही तो आपकी और हमारी भी तरक्की जुड़ी हुई है। तो आपसे मिलके प्रवीण जी बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लगा है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। आपका जो फ्यूचर विजन है वो जल्दी से पूरा हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो आप अपना फीडबैक हमें देते हैं, आपकी मेल्स के जरिए जो आपका प्यार हमें मिलता है, हमें बेहद खुशी होती है वो देखकर, और आगे भी आप इस फीडबैक को बरकरार रखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।